नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो चलिए फिर से हम उपस्थित हैं अपने UCG नेट सोलवेट क्वेश्चन के साथ में। तो हम आज समझेंगे और हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं वीडियो नंबर 4 में। तो आज है वीडियो नंबर 4। तो वीडियो नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं, ये हमारा ये सिलसिला जो है कब तक चलता रहेगा, चलिए देखते हैं। और इसके बाद में फिर हम ये देखिए, उसके बाद में थोड़े दिन और चलेगा, ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन है जो 19वां हो चुका है, 20वां क्वेश्चन हम आज शुरू करते हैं। 20वां क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो मूल स्थापना नहीं है के मतलब अब इसमें जो हमको चुनना है कि कौन नहीं है। ये ऑप्शन 4 को दिया गया है और चारों ऑप्शन में हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। ए में दिया है सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, बी में दिया है जनजातियों के विस्थापना का वास, और बाद में दिया हुआ है सी नंबर में सत्ता के प्रति मोह, और उसके बाद में दिया हुआ है डी नंबर में दिया हुआ है जंगल जमीन पर अधिकार। लेकिन यहाँ दिया हुआ है आंसर है इसका सी नंबर। सी का मतलब हुआ सत्ता के प्रति मोह। सत्ता के प्रति मोह, सत्ता के प्रति मोह। देखिए सत्ता के प्रति मोह। अब सत्ता के प्रति मोह जो है अब किस तरह है, चलिए दिखाते हैं आपको। सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। अब कहने का मतलब कि आदिवासी की मूल स्थापना नहीं है। तो मूल स्थापना नहीं है, सत्ता के प्रति मोह, सत्ता के प्रति मोह नहीं है उनके। आदिवासी लोगों का राजनीति और सत्ता के प्रति मोह का कोई मतलब नहीं होता है, उनको जरा भी उनमें दिलचस्पी नहीं था। तो चलिए देखिए, सत्ता के प्रति मोह नहीं था। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। तो इस प्रकार में अब क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे में है, एक में है सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष करना। सांस्कृतिक कलाकृतियों में वो लोग बहुत रुचि रखते थे, और जनजातियों के भी स्थापना का त्रास। और 3 में है जंगल जमीन पर अधिकार, क्योंकि आदिवासी लोग जल और जंगल जमीन पर अधिकार जमाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन कोई और उनके ज़मीन पर अगर कब्जा करने को चाहे ये संभव नहीं है। आदिवासी विमर्श 20वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। यह अस्मितामूलक विमर्श है। इसके केंद्र में आदिवासियों की जल, जंगल और जीवन की चिंताएं संबंधित संकट और उनके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है? हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्लभ संतानों की रोगिणी पिल्ली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले।
उपयुक्त कथन किस लेखिका का है। अब देखिए यहाँ पर कौन लेखिका का ये कथन है, कहने का मतलब जो अभी हमने सुनाया है ये कौन लेखिका का है। तो लेखिका में आइए रामनिका गुप्ता, यानी कि ए ऑप्शन में है। बी में है आपको मन्नू भंडारी, सी में है परफा खेतान और 4 में महादेवी वर्मा, यानी कि डी नंबर में है महादेवी वर्मा। अब हम यहाँ नीचे देखते हैं कि हमारा भाई आंसर दिया क्या है। आंसर में है डी, यानी कि महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन करुणा न मिले कथन महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़िया से है। श्रृंखला की कड़िया से है, यानी कि श्रृंखला के कड़ी जो है, श्रृंखला की कड़िया ये है उनका रचना। महादेवी वर्मा और रचनाएं इस प्रकार है। निहार रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीप शिखा, समर्पण, प्रथम आयान, अग्नि रेखा। तो चलिए 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर में है स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। अब इसमें मूल स्थापना जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 को दिया गया ए बी सी डी। अब इसमें देखना है कि मूल स्थापना नहीं है मतलब तो कौन नहीं है, इसमें कौन है कौन नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। सतीत्व की स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकारता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्त, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। तो चलिए ए नंबर में दिया हुआ है, इसका आंसर है ए में है क्या, ए में है सतीत्व ही स्त्रीत्व है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है, यानी कहने का मतलब जो स्त्री सतीत्व है यानी कि सती है वही स्त्री, यानी कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा मूल्य अगर देखा जाए तो श्रृंगार सती है, सतीत्व है। तो यहाँ पर सतीत्व का वर्णन किया गया है, तो सतीत्व ही स्त्रीत्व है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व ही स्वीकारता, सामाजिक वर्जनाओं में से मुक्त, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। शुरुआत में ही हिंदी में इसके लिए नारीवाद या मातृसत्तात्मक शब्द प्रचलन में रहा है। अब आइए 23 नंबर, यानी कि 23 नंबर आज के इस वीडियो में
23 नंबर जो क्वेश्चन जो हम अभी बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये VVI क्वेश्चन माना जाता है इसको। ये इतना VVI क्वेश्चन है कि हर साल इस क्वेश्चन को उलट पलट कर पूछ दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन पर खास करके ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? तो असहमति थी श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। अब यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन यानी कि आंसर में दिया हुआ है डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति में हिंसा का प्रयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। अन्य मार्क्सवादी पक्ष श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना में अंबेडकर जी की सहमति थी। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए भी अब खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में हमारे क्या बोला जाता है, क्या है। चलिए इसको हम पढ़ के देखते हैं। और खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत में वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किए हैं? किस ग्रंथ के लिए रामचंद्र शुक्ल यानी कि इस रामचंद्र शुक्ल ने यह किस काव्य के लिए प्रकट किए हैं? यह शब्द जो बोले हैं, ये जो बात लिखे हैं, आखिर किसके लिए लिखे, किस काव्य के लिए लिखे हैं, किस ग्रंथ के लिए लिखे हैं? तो चलिए ग्रंथ का हम आंसर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है, सबसे पहले देखेंगे कि ए में लिखा हुआ है साकेत, और बी में लिखा हुआ संध्या अटन, और सी में लिखा है कामायनी, डी में लिखा हुआ प्रिय प्रवास। लेकिन हम अब देखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर कौन सा है, हम ये चुनेंगे। आंसर है डी, खड़ी बोली में। चलिए देखिए, डी में है प्रिय प्रवास। अब डी में है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली में कठिन काम है, यानी कि शॉर्ट कर दिया गया है इसको। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात प्रिय प्रवास के लिए प्रकट किया है। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रिय प्रवास के संदर्भ में हरिऔध ने कहा है, मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म के रूप में नहीं। कृष्ण के चरित्र की तरह प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र में नवीनता है।
उसमें विरह की विकलता नहीं है, व्याथा की गंभीरता है। व्याख्या की गंभीरता है। तो चलिए अब यहाँ पर अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में हमारे क्या है, तो 25 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है। मुक्ति बोध की नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले आंसर क्वेश्चन देखिए पहले, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है। अब देखिए ऑप्शन देखिए इसका, ए चांद का मुंह टेढ़ा है, बी शुद्ध कविता की खोज, सी काठ का सपना, और डी कामायनी एक पूर्ण विचार। अब हमारा आंसर जो है, आंसर है बी। बी में क्या है, शुद्ध कविता की खोज। अब शुद्ध कविता की खोज कैसे है चलिए देखते हैं। शुद्ध कविता की खोज मुक्ति बोध की रचना नहीं है, मुक्ति बोध की रचना नहीं है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये जो है मुक्ति बोध, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज मुक्ति बोध की रचना नहीं है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की है। दिनकर की अन्य रचनाएं इस प्रकार है, काव्य की भूमिका, पंत, प्रकाश और मैथिली शरण गुप्त, चांद का मुख टेढ़ा है, काठ का सपना, कामायनी एक पूर्ण विचार मुक्ति बोध की है। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कहता है। धूमिल ने रोटी और संसव कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। अब देखिए यहाँ पर कितने आदमियों को, तो इसमें अब चलिए पहले देख लेते हैं। ए में है 4, बी में है 5, सी में है 2 और डी में है 3। लेकिन यहाँ पर आंसर जो हमारा दिखाई दे रहा है वो है डी। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है। धूमिल ने कहा है एक आदमी रोटी बोलता है, दूसरा रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है। मेरे देश की संसद मौन है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ कल सुबह फिर। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम और गुड नाइट।